हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल 9 तारीख को केरला हाई कोर्ट का फैसला आया। मेडिक्लेम मेडिक्लेम जो पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी है, उस पर जीएसटी कलेक्शन का जजमेंट सही था या गलत था, इसका मैं दूसरों वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ में जो दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैंने कुछ फिगर्स ली हैं उसमें से। वो पढ़ा चारों ओर से, देखा कि इसका एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आखिरकार कौन इस केस को वहां लेके गया, कौन कौन वकील थे, उसमें आईबीए का क्या रोल रहा, यूएफबी का क्या रोल रहा होगा, और कितने पेंशनर्स हैं जिन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, जो डिटेल मिली उस से, क्या नाम है, जजमेंट से, और कितने सर्विंग वाले हैं जिन्होंने ये मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है। और इन्हीं से हम आज कुछ ऐसे तथ्य निकालेंगे जिसको देखकर आप चौंक जाओगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसने क्या किया। तो मुझे वहां फिगर्स मिली दो। सर्विंग वालों ने 5,75,166 लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, जिसका कि खर्चा स्वयं बैंक देते हैं, और बिल्कुल प्योरली वो ग्रुप मेडिकल स्कीम है, क्योंकि उनका जो पैसा कटता है 12 की 12 बैंक जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके सबका पैसा, पूरा का पूरा पैसा जीएसटी के साथ, जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है, वहां चला जाता है। इट इज ए प्योर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, शुरू से ही, इंसेप्शन से ही। लेकिन जो पेंशनर्स का पैसा कटता है वो इंडिविजुअल अकाउंट से कटता है। सारे सीनियर सिटीजन है, जब इकट्ठा होकर चला जाता है ये ग्रुप में, जहां से ये ग्रुप मेडिकल बनता है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? सिंगल से, और सिंगल वाले पे ये एग्जेम्पशन अलाउड है। इस चीज को तो मैं बाद में लूंगा, अब वहां नहीं आ रहा। और जो रिटायर्ड वाले हैं, 1,51,668 लोगों ने इस पॉलिसी को ले रखा है। दोस्तों, रिटायर्ड की पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स लगभग 7.25 लाख लोग हैं। उनमें से केवल 1,51,668 लोगों ने ही पॉलिसी ले रखी है। क्या अर्थ निकलता है इसका? क्या लोगों में रुचि नहीं है? क्या उन्होंने और कहीं से मेडिकल ले रखा है, या बात और कुछ है? और मैं ये मान के चलता हूं कि बैंक के पेंशनरों के पास पॉलिसी लेने के लिए पैसा नहीं है। केवल और केवल 26% लोगों ने ये पॉलिसी ले रखी है, और वो भी मुझे लगता है जो 10वें वेज सेटलमेंट के बाद रिटायर हुए होंगे, या उसके आसपास, जिनकी अच्छी खासी 40-50 हजार के आसपास पेंशन आते हो, उनका है। 2001 में जो एक व्यक्ति रिटायर हुआ 20 साल की सर्विस करने के बाद, उसकी पेंशन मैंने पूछा 17,000 है। 17,000 में वो अपने घर का खर्चा चलाता है, हम ये मान के चलते हैं स्वयं है और उसकी मिसेज है। और यदि वो 20,000 पॉलिसी में खर्च कर देता है, तो एक महीने का खर्चा उस व्यक्ति को कहां से आएगा? इसलिए उसने नकार दिया, पॉलिसी की जरूरत नहीं है। और जैसे भी अपना हिसाब किताब बना रहा होगा, यानी उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और उसके पास पैसा नहीं है लेने के लिए। यदि ये कंडीशन है, तो सारे बैंक, आईबीए और खास करके यूएफबीयू के नेता और बैंक टचलम, शर्म आनी चाहिए। तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जान बैंक को बनाने में लगा दी, आज उनका यह हालत है। और ये फिगर बताते नहीं है किसी को भी, ये तो फिगर जजमेंट में आ गई थी, तब पता चला कि 1,51,668 लोगों ने ये सिर्फ ले रखा है।
और इनका 18% यदि आप लगाओ तो जो बनता है, हम ये मान लें कि एक आदमी 20,000 रुपये देता है तो ये 303 करोड़ जाता है। लेकिन इसी का जब आपका 18% जीएसटी या 53 करोड़, यानी 53 करोड़ बचाने के चक्कर में आईबीए ने, यूएफबीयू ने, सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रखी है। और जब मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि जीएसटी में क्या कहा गया है, क्या इनको छूट है या नहीं, और 3 को छूट है, इंडिविजुअल पॉलिसी टेकर या फैमिली फ्लोटर, और साथ में सीनियर सिटीजन्स भी हैं। और ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, इनके व्यक्तिगत खाते से पैसा कट के जाता है, उसके बाद में ये ग्रुप बन जाता है, तो इनकी गलती नहीं है। फिर इसका पैसा कौन देगा? आईबीए देगा या बैंक देगा या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। और लड़ाई इस बात की नहीं थी, लड़ाई सिर्फ इस बात की थी उस जजमेंट में। हम ये नहीं कह सकते जजमेंट गलत था या सही था, जज साहब ने दे दिया, जजमेंट उनका फाइनल ही होता है। लेकिन उस जजमेंट में कहां कहां खामियां थी और जज साहब का झुकाव किधर की साइड में था, और ये सारे क्यों लड़ रहे थे, कितने लोग लड़ रहे थे वहां, सिर्फ और सिर्फ इस 53 करोड़ रुपए को बचाने के लिए। क्या केवल 53 रुपए से संबंधित थे कि और कोई बात थी पीछे? और भी बात थी। यदि ये छूट इनको मिलती है तो जो सर्विंग वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनको बैंक को मिलती है तो दूसरे जो प्राइवेट और सरकारी महकमा पीएसयू हैं वहां से ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा ले जाता है और उनका पैसा कटता है, वो हमें मिल जाती है और सरकार को होता है नुकसान। केवल और केवल सरकार के नुकसान को बचाने के लिए ये छूट जो मिलनी चाहिए थी, जायज थी, लीगल थी, बैंक पेंशनर को, उनको नहीं दी गई। और ये सारा का सारा खेल खेला यूएफबीयू और आईबीए ने 2015 में एग्रीमेंट करके, जब इस पॉलिसी के लिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इसका जो जीएसटी का पैसा है, पेंशनर का तो इंडिविजुअल है, एलिजिबल है, लेकिन बाद में जाके ग्रुप बन जाता तो फिर पैसे को कौन दे? पैसे को आईबीए दे या बैंक दे, या फिर जो केसीआर कमेटी के जो रिकमेंड है उनको लागू किया जाए, जिससे इसको बताया जा सके। ये मैं बाद में जजमेंट में बात करूंगा कि वहां क्या क्या बात हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि यूएफबीयू का सरेआम हाथ है इसमें। ये दलाल किस्म के लोग मिल करके ये जेब कटवाते हैं पेंशनर को। शर्म आनी चाहिए कि केवल और केवल, और मेरा ही नहीं, इवन वित्त मंत्रालय, डीएफएस, आईबीए, यूएफबीयू, जितने भी ये लोग हैं, इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आखिरकार पेंशनर से इतनी कम पेंशनर से पॉलिसी क्यों ले रखी है, लगभग 1.5 लाख ने, 7.25 लाख में 1.5 लाख है। इनके दिमाग में कभी ये नहीं गई कि इनके पास पैसा नहीं है। ये मतलब क्या मेडिकल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 केस होते हैं। पहले केस में 5 और 3 वकील, दूसरे केस में 4 के पिटिशनर, 43 वकील, तीसरे केस में 6 पिटिशनर, 3 वकील, और यूं कुल मिला करके 43 पिटिशनर होते हैं, वकील 26 होते हैं। और ये वकील रिपीट होते हैं, किसी में जो 3 वकील हैं वही वकील सब में चलते हैं। तो 8 केस है, 8 या 24 वो हो गए, 2 वकील और किसी में 4 थे। यानी जो वकील हमारा केस लड़ रहा था पिटीशन का, वो सारे के सारे जो 43 पिटीशन उनके वकील हैं। यानी इन सबने उनको पैसे दिए होंगे। और उसके बाद एक बड़ी फौज खड़ी कर जाती है कि पहला जो केस है उसमें 6 रेस्पोंडेंट से 12 वकील, दूसरे केस में 6 रेस्पोंडेंट 5 वकील, उसके बाद तीसरे केस में 6 रेस्पोंडेंट 8 वकील, और उसके बाद 5वें केस में 6 रेस्पोंडेंट 8 वकील, और एक तो केस में 15 रेस्पोंडेंट 19 वकील, और यूं कुल मिला करके 59 रेस्पोंडेंट होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन वकील 75 होते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 26 वकील जो डुप्लीकेट हैं, लगभग वही है केसों में, पिटीशनर के होते हैं, लेकिन 75 वकील
इनमें भी रिपीट हो रहे रेस्पोंडेंट के हैं। भैया ऐसा क्या था इसमें भाई? ऐसी क्या लड़ाई हो रही थी? लड़ाई ये हो रही थी कि यदि बैंक पेंशनर से जीएसटी कलेक्शन नहीं किया गया तो गवर्नमेंट तो छोड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए। फिर उस जीएसटी को कौन देगा? क्योंकि पेंशनर्स की स्कीम ग्रुप की तो बन चुकी है। अब इस पैसे को बैंक देंगे, या आईबी इंतजाम कराएगा, या केसीआर कमेटी को लागू करेंगे, या फिर इस पैसे को वो इंश्योरेंस कंपनी देगी जिसके पास पैसा गया। और सबसे ज्यादा बहस उस इंश्योरेंस कंपनी में दी, उसका कोई काम ही नहीं था। उनको पता है कि हमारे पास जब ग्रुप से पैसा आ रहा है तो इसका जीएसटी गवर्नमेंट को हमने देना पड़ेगा, यानी 53 करोड़ रुपए का जो बोझ पड़ेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ेगा। लड़ाई इस बात की हो रही थी, लड़ाई इस बात की नहीं थी केस में बिल्कुल भी कि आपको जीएसटी मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लड़ाई पूरे के पूरे केस में इस प्रकार थी, और इसमें बड़े बड़े वकील गए रेस्पोंडेंट साइड से, बड़े बड़े तर्क दिए गए। और मुझे तो पूरा केस पढ़ करके यह लगा कि जज साहब का झुकाव भी भारत सरकार की ओर था, बैंकों को बचाना था। और ऐसा नहीं हो कि यदि वो ऐसा जजमेंट दे दे, इस जजमेंट के फार रीचिंग कंक्लूजन हो, कंसिक्वेंसेज हो फार रीचिंग, कि दूसरे क्षेत्रों से भी लोग कूद पड़े कि हमें भी माफ करो। और इसीलिए कि दूसरे क्षेत्रों से लोग कूद नहीं पड़े, इसीलिए जज साहब को मुकरना पड़ा कि जो सरकार का जो रेवेन्यू है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी दे, इसलिए कौन देगा? तो जज साहब ने बोला कि ठीक है, इनका जो ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में अलाउड नहीं है जीएसटी, देना पड़ेगा। और उन्होंने जजमेंट दे दिया। इस जजमेंट को यदि कोई सही तरीके से और सही वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, तो मैं ये निश्चित कह रहा हूं जो हमारे वो पेंशनर हैं, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हैं और इंडिविजुअली उनके अकाउंट से पैसा कट रहा है, और इस बेस पर ये लोग अलाउड हैं एग्जम्पशन के। लेकिन सवाल ये है कि इनको एग्जम्प्ट किया जाता है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस बनी हुई है, तो दूसरे भी ग्रुप आके कूद पड़ेंगे, भारत सरकार को होगा नुकसान, वो भारत सरकार झेलने वाली नहीं है। अब ये कैसे सुलटेगा, हम उस आपके जजमेंट को बाद में हम बताएंगे कि एक्चुअल जजमेंट हुआ क्या था और क्यों इस प्रकार का जजमेंट आया। अब मैं यहीं खत्म करूंगा, काफी बड़ा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।